नमस्कार साथियों, मैं आदित्य कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इतिहास के इस बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है भारत में ईरानी और यूनानी आक्रमण। अगर हम बात करें भारत में प्रथम आक्रमण की, तो पहला विदेशी आक्रमण ईरानी आक्रमण माना जाता है। इसके बाद एक बड़ा आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था, जिसको लीड किया था सिकंदर अलेक्जेंडर थर्ड ने। ठीक है, तो चलिए जानते हैं भारत के इस पहले आक्रमण के बारे में। ठीक है, अगर मैं विदेशी आक्रमण की बात करता हूं तो कई ऐसी किताबें हैं जो कि गलियों में ज्यादातर आप लोगों को बिकती हुई नजर आएंगी किताबें। तो उनमें यह लिखा जाता है कि भारत में पहला विदेशी आक्रमण आर्यों के द्वारा किया गया था, जो कि एक गलत थ्योरी है। क्योंकि आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ था वो एक विसरणवादी सिद्धांत के थ्रू हुआ था। आर्य न सिर्फ भारत आए थे, बल्कि भारत में आने के बाद इन्होंने एक ग्रामीण सभ्यता पहले विकसित की। इसके बाद भारत में आर्थिक, सामाजिक, है ना, और राजनीतिक रूप से जो है काफी विकास किया। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल के बाद में भारत का लगातार विकास होता रहा। तो आर्यों को एक विदेशी आक्रांता मानना कहीं ना कहीं गलत यहां पर होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूं भारत में पहले आक्रमण की, तो भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण माना जाता है वो ईरानियों के द्वारा जो है किया हुआ आक्रमण माना जाता है। वैसे तो अगर मैं बात करूं ईरानी आक्रमण की, तो पहला जो ईरानी आक्रमण हुआ था वो साइरस कुरु ने किया था, लेकिन वो एक असफल आक्रमण था, जिसकी हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, पहला सफल आक्रमण जो किया था वो दारा ने किया था, जो कि उसका बेटा था दारा। ठीक है, जो कि 516 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। इसके बाद जो अगला जो आक्रमण हुआ था प्राचीन भारत में, वो यूनानी आक्रमण था, जो कि सिकंदर के द्वारा किया गया था 326 बिफोर क्राइस्ट में। ठीक है, तो आइए जानते हैं इन्हीं आक्रमण के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ईरानी आक्रमण की, तो दोस्तों ईरानी की अगर मैं जब भी बात करता हूं तो हम इन्हें फारसी भी कह सकते हैं, हम इन्हें पारसीक भी कह सकते हैं, या फिर हम इन्हें हकमनी भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी आप इन्हें हकमनी वंश का भी कह सकते हैं। अब ईरानी फारसी हो या पारसिक हो या हकमनी हो, हमें इस आक्रमण के बारे में जानने का जो पूरा सोर्स है वो हमें प्राप्त होता है तीन तरह से। जैसे सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था, सबसे पहला आक्रमण साइरस सेकंड ने किया था। किनके द्वारा किया गया था? साइरस सेकंड के द्वारा पहला आक्रमण भारत में किया गया था। और भारत में अगर मैं बात करूं, यह आक्रमण उस समय अफगानिस्तान और आज के पाकिस्तान के आसपास के इलाकों में किया गया था। ठीक है, खासतौर से अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के आसपास का जो इलाका है, यहां पर अटैक किया गया था। लेकिन यह अटैक सक्सेसफुल नहीं था। ठीक है, इनके आक्रमण को असफल करके भगा दिया गया था। यानी कि साइरस सेकंड ने भारत में आक्रमण तो किया था, लेकिन यह आक्रमण एक असफल अटैक था। याद रखिएगा, यह आक्रमण जो था एक असफल आक्रमण था। आप याद रखना, यह एक असफल आक्रमण था, असफल आक्रमण था। अगर मैं आपसे बात करूं भारत में सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, किस ईरानियों के द्वारा किया गया था, तो आप याद रखिएगा दूसरा आक्रमण हुआ था वो दारा प्रथम के द्वारा किया गया था, या फिर आप इसको डेरियस फर्स्ट भी कह सकते हो। दारा प्रथम या डेरियस फर्स्ट भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अब इन्होंने जो सफल अटैक किया था, इसके बारे में हमको बेसिकली जानकारी आखिरकार किन सोर्स से मिलती है, तो आप याद रखिएगा, आप जब भी ईरान में आप देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को कुछ इंस्क्रिप्शन दिखाई देंगे, यानी अभिलेख दिखेंगे। कौन कौन से अभिलेख हैं? बेहिस्तून अभिलेख, है ना, पर्सिपोरस अभिलेख और नक्सी रुस्तम अभिलेख। इन अभिलेखों से जब मैक्समुलर ने जब इन अभिलेखों का स्टडी किया था, जब इन अभिलेखों का अध्ययन जब उन्होंने किया था, तो उनको यह पता लगा था कि भारत में जो पहला अटैक हुआ था वो ईरानियों का हुआ था, और ईरानियों में भी जो सबसे पहला सफल अटैक हुआ था वो दारा फर्स्ट या डेरियस फर्स्ट के द्वारा हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक और सोर्स की। जैसे वो सोर्स हमको मिलता है हेरोडोटस की किताब से। आप सभी को पता ही होगा, एक यूनानी इतिहासकार थे हेरोडोटस। अगर मैं हेरोडोटस की बात करूं तो इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए। इनकी किताब का नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, तो चलिए अगर मैं बात करूं इन्होंने अपनी किताब में भारत के बारे में क्या लिखा था, तो भारत के बारे में इन्होंने लिखा है कि भारत में जो पहला सफल आक्रमण किया था ये दारा फर्स्ट ने या डेरियस फर्स्ट ने किया था, पहली चीज। और इन्होंने जब अटैक किया तो इन्होंने भारत के किन इलाकों पर कब्जा किया? आज की डेट में जो भारत के पीओके और कश्मीर के आसपास का जो इलाका है, अफगानिस्तान के आसपास का जो इलाका है, जिसे हम कंबोज के नाम से जानते हैं, तो पहला अटैक इन्होंने यहां पर भारत में किया। तो भारत में करने के बाद इन्होंने कंबोज में, है ना, गांधार में, सिंध में, इन इलाकों को जीतकर
इन्होंने ईरानियों ने अपना 20वां प्रांत बनाया। कौन सा प्रांत बनाया? 20वां प्रांत। यानी कि भारत पर अटैक करने से पहले इनके पास में 19 प्रांत हुआ करते थे, 19 प्रांतों के राजा थे। ठीक है, जब भारत के आसपास के इलाकों में इन्होंने अटैक किया, खासतौर से कंबोज में, गांधार में और सिंध इलाकों पर, तो इनके टोटल ईरानियों के प्रांत कितने हो गए? 20 प्रांत हो गए। आई बात आपके समझ में? अब मैं बात करूं, जो ईरानियों ने अपना यह प्रांत जीता था, इस प्रांत से उनकी अच्छी कमाई हुई, रेवेन्यू काफी अच्छा जनरेट होता था। अगर मैं बात करूं, इस 20वें प्रांत से 360 टैलेंट जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी, जो कि टोटल फारस की इनकम का 1/3 था। आप सोचिए, यानी कि कितना बड़ा इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने वाला इलाका जो है भारत के पास से इन्होंने जीता है। आई बात समझ में? तो आइए इसको मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे इन्होंने ये इलाका जीता है। जैसे अगर मैं भारत के नक्शे की बात करता हूं, अगर मैं भारत के नक्शे की बात करता हूं, तो यहां पर ये हम भारत का नक्शा देखते हैं, और भारत के पास आपको देखो यहां पर पाकिस्तान है आज का, यहां पर अफगानिस्तान है, और यहां पर कहीं ना कहीं आपको ये ईरान नजर आएगा। ये ईरान है, ये आपका ईरान है, ये ईरान है। ठीक है, और मैं अगर ईरान की बात करता हूं, तो ईरान में जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले से ही ईरान के पास में टोटल 19 प्रांत हुआ करते थे। कितने प्रांत हुआ करते थे? 19 प्रांत। और इन 19 प्रांतों की अगर मैं बात करूं, तो इस 19 प्रांत से इनको 2/3 इनकम जनरेट होती थी, यानी कि 2/3 इनकम जनरेट होती थी। अगर मैं बात करता हूं, तो इनको 2/3 इनकम जनरेट होती थी, आप याद रखिए। ठीक है, अब इसके बाद जब इन्होंने भारत पर अटैक किया, खासतौर से यहां पर ये हिंदुकुश जो रेंज यहां पर आपको पड़ती है, इस हिंदुकुश रेंज के आसपास के इलाकों पर अटैक किया और यहां पर भारत के आसपास के इलाकों पर कब्जा किया। ये इनका 20वां प्रांत बन गया। कौन सा भाई? 20वां प्रांत बन गया। अगर मैं बात करूं इस 20वें प्रांत से, केवल अकेले इस 20वें प्रांत से अगर मैं बात करूं, तो इनको 1/3 इनकम होती थी। कितनी? 1/3 इनकम होती थी। टोटल इनकम का 1/3 इनकम यहां से होती थी, है ना। अगर मैं बात करूं, अगर जो स्वर्ण सिक्कों की अगर मैं बात करूं, तो 360 स्वर्ण मुद्राएं जो हैं रेवेन्यू के रूप में इनकी जनरेट होती थी यहां पर। तो ये आप लोग थोड़ा सा इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 20वां प्रांत था, यहां से 1/3 इनकम जनरेट होती थी। अब अगर मैं बात करूंगा, जो पहला आक्रमण किया गया था, फर्स्ट अटैक जब किया गया था, तो जो वो साइरस के द्वारा किया गया था, और उन्होंने यहां पर अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों पर उन्होंने अटैक किया था। लेकिन ये उनका अटैक जो था वो असफल था, असफल था, अटैक असफल था। लेकिन इसके बाद उनके आने वाली जनरेशन जो थी, जैसे दारा फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं या डेरियस फर्स्ट की बात करता हूं, तो उन्होंने लगभग यहां के सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था। हिंदुकुश और हिंदुकुश के आसपास के सभी इलाकों पर कब्जा कर लिया था। जिसमें कौन कौन से इलाके आते हैं भाई? यहां पर आपका इलाका आता है कंबोज इलाका, कंबोज क्षेत्र आता है ना। यानी कि आप देखोगे तो उत्तरी पाकिस्तान और आपके पीओके वाला जो इलाका है पूरा, आज की डेट में इसे कंबोज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ अब यहां पर देखेंगे, जैसे पंजाब का इलाका हो गया, पाकिस्तान का जो पंजाब का इलाका हो गया, यहां पर अफगानिस्तान का इलाका हो गया, साथ ही साथ यहां पर ये जो सिंध इलाका हो गया, इन इलाकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। एक काफी बड़ा ये प्रांत है ना। तो इस 20वें प्रांत की अगर मैं बात करूं, तो टोटल यहां से 360 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी, 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी। पूरी ईरान की इकोनॉमी का 1/3 यहां से जनरेट होता था। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा इस चीज को, कि सबसे पहला जो सफल आक्रमण किया था वो दारा फर्स्ट ने किया था। इसकी जानकारी हमको बेहिस्तून, पर्सिपोरस और नक्सी रुस्तम अभिलेख से हमको प्राप्त होती है। अब चलिए हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो ईरान का जो आक्रमण हुआ है, आखिरकार इससे भारत में प्रभाव क्या पड़े, ईरानी आक्रमण के प्रभाव क्या थे। तो देखिए, सबसे पहले ईरानी आक्रमण के प्रभाव की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो सबसे बड़ा प्रभाव हमको नजर आता है, क्योंकि अभिलेख की शुरुआत हुई, इंस्क्रिप्शन की शुरुआत हुई। इंस्क्रिप्शन यानी कि पत्थरों पर लिखा हुआ जो लेख होता है उसको कहा जाता है इंस्क्रिप्शन दोस्तों। ठीक है, तो अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन को उत्कीर्ण करने की शुरुआत मौर्य शासक अशोक ने ईरान से प्रभावित होकर की थी। आप सभी को पता है कि जो मौर्य रूलर थे सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। और प्रचार प्रसार किस पर किया गया था भाई? पत्थरों पर लिखे हुए लेखों से किया था उन्होंने। चाहे वो शिलालेख हो, चाहे वो स्तंभ लेख हो, चाहे वो गुहा लेख हो, पत्थरों पर लिखे हुए लेख थे।
और इसके बारे में जो सम्राट अशोक को अगर मैं बात करूं तो कहां से इंस्पिरेशन मिली है इस चीज की, तो आप याद रखना इसी ईरानियन इंस्क्रिप्शन से। क्योंकि आप देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी सोर्स को आप अगर किताब के पन्नों पर अगर आप लिखते हैं या ताड़पत्रों पर अगर आप लिखते हैं तो कभी ना कभी उनके डिस्ट्रॉय होने का खतरा रहता है। अगर पत्थरों के ऊपर बाय इंस्क्रिप्शन अगर आप इसको लिखते हैं तो काफी युगों युगों तक ये चीज इतिहास बन जाती है और बनी रहती है। ठीक है, तो सम्राट अशोक ने भी अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार किया था, धम्म का जो प्रचार प्रसार किया था, वो उन्होंने इंस्क्रिप्शन के माध्यम से किया था। और इसकी जो प्रेरणा है सम्राट अशोक को, वो कहीं ना कहीं ईरानियों से ही हमको मिलती है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं स्तंभ लेखों की, जिसे हम कहेंगे पिलर इंस्क्रिप्शन, यानी पत्थर के जो पिलर्स होते हैं उस पर लिखा हुआ है ना। इसमें घंटाकार आकृति ईरान से प्रभावित होकर आप सम्राट अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन देखेंगे, सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख देखेंगे, अभिलेखों के ऊपर आप देखना कुछ ना कुछ आकृति हमको बनी हुई मिलती है। वैसे ईरानियों के जितने भी इंस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो इन इंस्क्रिप्शन के ऊपर एक घंटे की आकृति आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो इससे प्रेरित होकर आप सम्राट अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन देखेंगे, उस इंस्क्रिप्शन के ऊपर यानी उन अभिलेखों के ऊपर आपको एक घंटे की आकृति दिखाई देगी। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि भाई सिक्कों का प्रचलन भारत में ईरानियों के आक्रमण के बाद होता है कहीं ना कहीं, है ना। हम देखते हैं कि जब जो है दारा फर्स्ट ने या डेरियस फर्स्ट ने भारत पर जब अटैक किया था, तो उस समय अगर ईरान की बात करें तो डेरिक सिक्के चलते थे, जो कि भारत में भी चालू हुए। आक्रमण के बाद जब जिन इलाकों पर उनका अधिकार हुआ तो वहां पर भी डेरिक सिक्के चलना चालू हुए। डेरिक एक प्रकार से देखा जाए तो गोल्ड कॉइन होते थे, है ना। और सिग्लोई की अगर मैं बात करूं तो एक तरह से वो एक सिल्वर कॉइन होते थे, रजत मुद्राएं होती थी। व्यापारिक मार्गों की जानकारी मिली, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया और वो स्थल मार्ग से इन्होंने आक्रमण किया, तो भारत की तरफ ये स्थल मार्ग से बढ़े। तो इसके बाद इनका आना जाना ईरान से भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में लगा रहा, जिससे हमको कहीं ना कहीं स्थल मार्ग की जानकारी प्राप्त होती है भारत के बाहर। ठीक है, अगली चीज हमको पता चलती है कि पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी अरमाइक लिपि आई, जिससे खरोष्ठी लिपि का विकास होता है। देखिए, जब भारत के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में जब ईरानियन आकर बसे, यानी कि आज का जो पाकिस्तान के आसपास का, अफगानिस्तान के आसपास का जो इलाका है, वहां पर जब ईरानी आकर बसे तो ईरानियों की जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी, आप याद रखिएगा, वो अरमाइक स्क्रिप्ट थी। जब ये ईरानी अरमाइक स्क्रिप्ट भारतीय स्क्रिप्ट के साथ में मिली तो एक नई स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ दोस्तों, और इस स्क्रिप्ट को कहा जाता है खरोष्ठी स्क्रिप्ट। आप देखिए, सम्राट अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है, जैसे शाहबाजगढ़ी का, मानसेहरा का इंस्क्रिप्शन जो है वो खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, एक नई स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट होता है जिसे हम खरोष्ठी लिपि कहते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट थे जो कि ईरानियों के भारत में आक्रमण के दौरान भारत में हमको देखने को मिले। तो इस तरह से एक छोटा सा हमारा ये टॉपिक था जिसे भारत में ईरानियन आक्रमण कहा जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण आक्रमण के बारे में, जिसका नाम है भारत में यूनानी आक्रमण। तो चलिए, अगर मैं भारत में यूनानी आक्रमण की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको विश्व के मानचित्र में आपको यूनान के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार यूनान हमें कहां देखने को मिलेगा। तो आज की डेट में जो यूरोप के आसपास जो आप देखेंगे भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, उसके पास एक छोटी सी कंट्री आपको ग्रीस दिखाई देगी। वहां से जो है ईरानियन आक्रमण की शुरुआत भारत की तरफ होती है ना। तो चलिए इसका पूरा इतिहास हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं भारत में यूनानी आक्रमण जिसको लीड किया था किसने, सिकंदर महान ने लीड किया था। मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा आज के इस लेक्चर में कि आखिरकार सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है और कब से सिकंदर के नाम के आगे महान शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए अगर मैं बात करता हूं यूनानी आक्रमण की, तो सबसे पहले मैं यूनान के अंदर एक क्षेत्र आता है जिसे कहा जाता है मैसेडोनिया। यूनान एम्पायर जो एक बड़ा ग्रीक एम्पायर था, अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर दो राज्य आते हैं, जैसे मैसेडोनिया और मकदूनिया, जो कि यूनान का हिस्सा हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, अगर मैं मकदूनिया या मैसेडोनिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था फिलिप सेकंड। क्या नाम हुआ करता था? फिलिप सेकंड। और इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था ओलंपिया। अगर मैं बात करूं ओलंपिया की, तो ओलंपिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ओलंपिया एक जादूगरनी थी, तंत्र मंत्र वगैरह किया करती थी। ओलंपिया एक जादूगरनी थी। ठीक है,
राजा फिलिप को जब ओलंपिया के बारे में ये पता चला तो ओलंपिया के बारे में पता करने के लिए वो एक ओरेकल के पास में गए। ओरेकल एक तरह का एक ज्ञानी पुरुष, एक विद्वान पुरुष जो यूनान में होता है उसको ओरेकल कहा जाता है। और ओरेकल के पास में गए थे तो ओरेकल ने राजा फिलिप को एक सजेशन भी दिया था कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ओलंपिया से आपको जो संतान पैदा हुई है वो संतान बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपके देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बड़ा नाम करेगी, तो आप उसको स्वीकार करिए। ठीक है, तो राजा फिलिप ने जो ओलंपिया से जो संतान हुई थी जिसका नाम है अलेक्जेंडर थर्ड, जिसको दुनिया सिकंदर के नाम से जानती है, इनको अपना नाम दिया। ठीक है, और पूरे सम्मान के साथ में जो है इनको अपनाया। तो सिकंदर की अगर मैं बात करूं तो सिकंदर छोटे थे, जब सिकंदर थोड़े बड़े हुए तो उनकी शिक्षा, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था की गई और इनका एजुकेशन गुरु अरस्तु के थ्रू मिला। आप सभी अरस्तु को जानते हैं कि एक बहुत बड़े फिलोसफर, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिनको चाहे आप जो है नीति शास्त्र की आप बात कर लो, चाहे अर्थशास्त्र की आप बात कर लो, चाहे समाज शास्त्र की आप बात कर लो, है ना, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, हर क्षेत्र का इनको ज्ञान था। ठीक है, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे। तो इन्होंने अपना शिष्य बनाया, किसको? सिकंदर को बनाया। ठीक है, और जिसका गुरु इतना महान है तो जाहिर सी बात है भाई शागिर्द के नाम के आगे तो महान लगना ही है। ठीक है, अब मैं सिकंदर की अगर बात करूं तो देखिए सिकंदर की अगर बात की जाए तो सिकंदर का जो जन्म हुआ है ना, वो 356 बीसी में हुआ है। देखिए सिकंदर का जन्म 356 बीसी में मैसेडोनिया यानी मकदूनिया के पेला या पेलाभिनेशक नामक स्थान पे होता है। ठीक है, 300 जब ये बड़े होते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ये 336 बीसी में ये रूलर बनते हैं, यानी कि शासक बनते हैं पिता की मृत्यु के बाद। ठीक है, इसके बाद भारत की तरफ ये अटैक करते हैं, भारत की तरफ ये आक्रमण करते हैं। कब करते हैं भाई? 326 बीसी में, जिसे हम हाइडेस पीस का युद्ध कहते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे, हाइडेस पीस का युद्ध। ठीक है, इसके बाद इन्होंने देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण इवेंट मिलता है कि भारत पर अटैक करने के बाद में 19 महीने भारत में रहने के बाद जब ये वापस आते हैं तो वापस आते समय 323 बीसी में यानी कि 323 बीसी में इनकी जो इराक के पास में एक जगह पड़ती है, इराक के पास में बेबीलोन नाम की जगह पड़ती है, वहां पर टाइफाइड के कारण बीमार हो जाने से इनकी डेथ होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। यहां पर भी एक बहुत ही शानदार सी एक सीख हमको जानने को मिलेगी। चलिए मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, एक बाय मैप के थ्रू मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा जो इवेंट है सिकंदर का, आखिरकार ये कैसे हुआ था। तो चलिए इसके लिए हमें नक्शों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर एक भारत का नक्शा मैं बनाना चाहूंगा। ये उत्तरी भारत का क्षेत्र है और अगर हम यहां पर देखें तो सिकंदर की अगर बात की जाए तो यहां पर थोड़ा छोटा मुझे नक्शा बनाना पड़ेगा। यहां पर अगर हम देखते हैं तो इस तरह से जैसा कि आप सभी को पता है कि ये अफ्रीका है, अफ्रीका, ये अरब कंट्री है और ये आपका भारत है। तो अगर मैं सिकंदर की बात करता हूं प्यारे दोस्तों, ये आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, जिसको इंग्लिश में मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं सिकंदर के एम्पायर की, तो सिकंदर का जो ग्रीक एम्पायर है वो यहां मेडिटेरेनियन सी के पास में। ठीक है, सिकंदर का ग्रीक एम्पायर था, ठीक है, जिसे मकदूनिया के नाम से जाना जाता है, मकदूनिया के नाम से जाना जाता है या फिर इसे मैसेडोनिया भी कहते हैं। तो अगर मैं सिकंदर की बात करूं, जैसा कि आप सभी को पता है कि सिकंदर जो है 336 बीसी में जब वो गद्दी पर बैठते हैं, 336 बीसी में जब वो गद्दी पर बैठते हैं, है ना, और अपना राज्य संभालते हैं,
तो सबसे पहला जो अटैक इन्होंने किया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो सबसे पहला अटैक इन्होंने किया है, सबसे पहला अटैक जो इन्होंने किया है अपने आसपास के पश्चिमी क्षेत्र पर किया है, यानी कि ग्रीक एम्पायर पर किया है। ग्रीक एम्पायर पर किया है अपना पहला अटैक, इन्होंने ग्रीक एम्पायर पर किया है। ठीक है, फिर इसके बाद ये धीरे धीरे इन्होंने जो है अपने कदम आगे बढ़ाए, और यहां पर आप देखोगे इसी भूमध्य सागर से लगा हुआ एक इलाका था, अगर मैं बात करूं तो ये तुर्की था, या टर्की के नाम से इसको जानते हैं, या फिर इसे एशिया माइनर के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई? एशिया माइनर के नाम से जानते हैं, एशिया माइनर के नाम से इसको जानते हैं। तो यहां पर इन्होंने अटैक किया, तो सेकंड अटैक जो था वो एशिया माइनर के ऊपर था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो अगला अटैक इन्होंने इजिप्ट के ऊपर किया था, इजिप्ट के ऊपर, यानी कि मिस्र के ऊपर किया था, मिस्र के ऊपर। तो ये इनका यहां पर थर्ड अटैक माना जाता है। अगर मैं इजिप्ट की बात करूं, अगर मैं इजिप्ट की बात करता हूं, है ना, या एशिया माइनर की बात करता हूं, है ना, ये पूरे के पूरे इलाके जो हैं, ये पूरे के पूरे इलाके, चाहे अरब की क्यों ना बात कर लो, ये पूरे के पूरे इलाके जो हैं ये फारस के अंदर आते थे। किसके अंदर आते थे प्यारे बच्चों? फारस के अंदर आते थे, फारस के अंदर। ठीक है, यानी कि विशाल फारस या ईरानियन एम्पायर था, ईरानियन एम्पायर के अंदर ही एशिया माइनर और इजिप्ट जो है इलाका आता था, जिसको सिकंदर ने एक एक करके जीता। इसके बाद सिकंदर रुका नहीं, बल्कि सिकंदर आगे की ओर बढ़ा। ठीक है, और जब सिकंदर आगे बढ़ा तो यहां पर बैक्टीरिया प्रांत पड़ता है, बैक्टीरिया प्रांत पड़ता है ना, और यहां पर एक छोटा सा शहर पड़ता है जिसका नाम है आरबेला। कौन सा शहर पड़ता है भाई? आरबेला, आरबेला। तो अगर मैं बात करता हूं आरबेला की, तो इस आरबेला के युद्ध में, है ना, जो कि कब हुआ था भाई? 331 बीसी में हुआ था, 331 बीसी में ये जो आरबेला का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर ने, इस युद्ध में सिकंदर ने किसको हराया भाई? दारा थर्ड को हराया। किसको हराया? दारा थर्ड को हराया। किसको हराया? दारा थर्ड को हराया। और जब सिकंदर ने आरबेला के युद्ध में दारा तृतीय को या दारा थर्ड को हराया, तब जाकर इसका नाम क्या, इसके नाम के आगे महान वर्ड जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है भाई? महान वर्ड जुड़ जाता है। तब से दुनिया इनको किस नाम से जानती है? सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान के नाम से जानती है। अब यहां पर आप देखिए कि पहले कितना छोटा सा एक एम्पायर हुआ करता था, मकदूनिया एम्पायर या मैसेडोनियन एम्पायर। सिकंदर, और अगर मैं राजा फिलिप की बात करता हूं जो सिकंदर के पिता थे, इनकी बहुत इच्छा थी, उनके विश्व विजय करने की काफी इच्छा थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं विश्व विजय कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, चाहे जो भी कारण रहा हो, उनके बेटे ने यह सपना पूरा करके दिखाया उनका। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जब इनका बेटा यानी कि अलेक्जेंडर थर्ड जब मैसेडोनिया की गद्दी पर बैठता है, तो सबसे पहले अपने एम्पायर को उन्होंने वेस्ट डायरेक्शन पे एक्सपांड किया, यानी कि ग्रीक में एक्सपांड किया। इसके बाद उन्होंने एशिया माइनर, टर्की के आसपास के इलाके पर कब्जा किया, है ना, यहां पर अटैक किया। फिर इसके बाद उन्होंने इजिप्ट पर अटैक किया, यानी कि मिस्र देश पर अटैक किया। इसके बाद सिकंदर रुका नहीं, है ना, सिकंदर वकायदा जो है आगे बढ़ता रहा। और जो विशाल फारस एम्पायर था, क्योंकि आप देखेंगे यहां एशिया माइनर हो चाहे इजिप्ट हो, क्योंकि उस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो एम्पायर था वो ईरानियन एम्पायर था, फारस एम्पायर था। चाहे आप एशिया माइनर की बात करो, इजिप्ट की बात करो, ये दोनों उसी के अंदर आते थे। तो सिकंदर ने इसके बाद कदम अपने आगे बढ़ाए, और आरबेला के युद्ध में जो ईरानियन एम्पायर के जो किंग थे जिनका नाम था दारा थर्ड, ये दारा थर्ड को हराते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल एम्पायर और सबसे पावरफुल किंग थे दारा थर्ड। इनको हराने के बाद में, इनको जब आरबेला के युद्ध में 331 में जब इन्होंने हराया, तो इनको हराने के बाद में सिकंदर के नाम के आगे अलेक्जेंडर द थर्ड, अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना, सिकंदर महान वर्ड जुड़ जाता है। तो यह हमको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद सिकंदर ने काफी लंबे समय तक यहां पर छोटे छोटे जो राज्य थे, इन राज्यों को कंट्रोल किया, क्योंकि सिकंदर के जीतने के बाद भी फारस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे प्रांत थे जो कि सिकंदर की जीत को या सिकंदर की विक्ट्री को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने यहां पर पूरे के पूरे इलाकों को यहां पर कंट्रोल किया। ठीक है, चलिए अब मैं सिकंदर की बात करूंगा। तो सिकंदर ने आरबेला के युद्ध में ईरानियन एम्पायर को हराने के बाद अपने कदम अगर कहीं बढ़ाए तो वो भारत की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाए। ठीक है, तो आइए यहां पर अब जानते हैं कि सिकंदर ने भारत पर किस तरह से अटैक किया। चलिए तो ये चीज जानते हैं। अब सिकंदर में के भारत पर अटैक की कहानी की अगर हम बात करें, तो यहां पर हमको देखना होगा, एक छोटा सा नक्शा मैं यहां पर बनाऊंगा भारत का।
ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया का मैप हम देखते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, थोड़ा भारत के नक्शे को अगर हम गौर से देखें तो आप सभी को पता है यहां पर एक रिवर फ्लो करती है। ठीक है, एक रिवर फ्लो करती है यहां पर, आप सभी को पता है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी, इंडस रिवर। ठीक है, तो ये सिंधु नदी है। और आप सभी को पता है कि इंडस रिवर के ठीक नीचे यहां पर एक रिवर और फ्लो करती है जिसे झेलम नदी कहा जाता है। यहां ये झेलम नदी है, और झेलम नदी के नीचे आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगी चेनाब रिवर। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगी चेनाब रिवर, है ना, इस तरह से ये आपको चेनाब रिवर मिलेगी। ठीक है, चेनाब रिवर के नीचे आप देखेंगे तो यहां पर आपको रावी रिवर मिलेगी जो कि चेनाब में ही आके मर्ज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे आपको व्यास रिवर मिलेगी, ये व्यास रिवर है, और ये व्यास रिवर जो है मर्ज हो जाती है कहां पर आकर, ये सतलुज रिवर पे मर्ज हो जाती है आकर, और ये सारी नदियां मिलकर इस तरह से जाकर मर्ज होती हैं किस पे, सिंधु पे। ठीक है, तो मैं यहां पर जो है डिनोट कर देता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर ये आपकी सिंधु नदी है, या आप इसको इंडस रिवर कह सकते हैं, सिंधु रिवर है। ठीक है, ये आपकी झेलम रिवर हो गई। ठीक है, ये आपकी चेनाब रिवर हो गई, ये आपकी रावी रिवर हो गई, है ना, ये आपकी व्यास रिवर हो गई, और ये हो गई आपकी सतलुज रिवर, सतलुज रिवर। अब भारत में इस नक्शे को अगर अपन गौर से देखें तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं ये सिंधु से लेकर, सिंधु और झेलम के बीच, झेलम नदियों के बीच का की जो टेरिटरी थी, आप याद रखना यहां पर किसका रूल हुआ करता था, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर प्यारे बच्चों रूल हुआ करता था, यहां पर रूल हुआ करता था राजा आंभी का। किसका, राजा आंभी का, राजा आंभी का। तो यहां राजा आंभी का एम्पायर था जिसको तक्षशिला एम्पायर के नाम से जाना जाता है। और आप इस झेलम से लेकर चेनाब नदी के बीच के इलाके को अगर आप गौर से देखें तो ये जो इलाका था राजा पोरस का एम्पायर था। किसका एम्पायर था, राजा पोरस का एम्पायर था। ठीक है, झेलम नदी के इस पार, झेलम नदी से लेके चेनाब नदी के बीच का जो इलाका है ये राजा पोरस का एम्पायर हुआ करता था। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे आप अगर हम बात करते हैं यहां पर चेनाब रिवर से लेकर टोटल व्यास रिवर के बीच के हम इलाके की बात करते हैं, ये जो टेरिटरी आप देख रहे हो, ये पूरी जो टेरिटरी आप देख रहे हो, इस टेरिटरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये कुछ गणराज्य यहां पर रहते थे, है ना, कुछ गणराज्य रहते थे, गणराज्य यहां पर रहते थे, कुछ छोटे छोटे इलाके थे, कुछ गणराज्य थे, है ना। तो अगर मैं इन गणराज्यों की बात करूं तो शिवी, मालव, शूद्रक, है ना, कुछ गणराज्य हैं। जैसे आप देखोगे यहां पर शिवी है ना, मालव है ना, शूद्रक हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगसलोई हैं, आगसलोई हैं, है ना, आगसलोई हैं, है ना, अश्मक है, अश्मक है, और पोटल। आप देखोगे ये सारे कुछ छोटे छोटे गणराज्य हैं जो कि चेनाब रिवर से लेके व्यास रिवर के बीच में फैले हुए हैं, है ना, ये गणराज्य फैले हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी पोजीशन है। इसके बाद आप देखोगे यहां पर व्यास रिवर के नीचे, आप देखोगे व्यास रिवर के नीचे का ये जो पूरा एम्पायर आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये पूरा एम्पायर जो व्यास रिवर के नीचे आप देख रहे हो, ये पूरा एम्पायर, ये विशाल, है ना, भारत का विशाल, है ना, मगध एम्पायर है। कौन सा एम्पायर है, मगध साम्राज्य है, आप याद रखना, मगध साम्राज्य है। और यहां पर नंद वंश, यहां पर नंद वंश का शासन है। ठीक है, तो ये एक पूरा जो सिकंदर भारत पे अटैक करने वाला है, भारत पर आक्रमण करने वाला है, ये भारत की करंट पूरी की पूरी सिचुएशन है। अब आइए देखते हैं, अगर हम सिकंदर की बात करते हैं दोस्तों तो ध्यान दीजिए, सिकंदर की बात करते हैं। सिकंदर 327 बीसी में, 327 बीसी में भारत की तरफ चलता है, लेकिन भारत तक पहुंचते पहुंचते सिकंदर को 1 साल लगभग हो जाते हैं, यानी कि 326 बीसी में सिकंदर भारत की तरफ पहुंचता है। इस तरह से आप देखोगे तो सिकंदर जो है 326 बीसी में, 326 बीसी में सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ में भारत की तरफ पहुंचता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया अपने क्लास में कि जब सिकंदर भारत की तरफ आ रहा होता है तो इसकी जानकारी सबसे पहले आचार्य चाणक्य को लगती है,
और आचार्य चाणक्य भारत की तरफ आ रहे इस खतरे से बचने के लिए, भारत को बचाने के लिए, भारत को संगठित करने की, भारत को एक करने की कोशिश करते हैं। सभी राजाओं के पास ये प्रपोजल भेजते हैं कि सभी राजाओं को एक होकर साथ देना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक है ना। इस पर मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं, उस टाइम पे हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, बहरहाल सिकंदर जो है 326 बीसी पे भारत की तरफ पहुंचता है। लेकिन जब सिकंदर अपनी बहुत बड़ी फौज, अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ भारत की तरफ आता है, तो राजा आंभी सबसे पहले सिकंदर के सामने घुटने टेकते हैं, यानी सिकंदर के सामने जो है सरेंडर करते हैं। राजा आंभी की अगर मैं बात करूं तो राजा आंभी के एक मित्र रहते हैं जिनका नाम रहता है शिशुगुप्त। तो राजा आंभी जो है सबसे पहले अपने एक मित्र को, यानी कि शिशुगुप्त को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? शिशुगुप्त को भेजते हैं, है ना, सिकंदर के पास। और सिकंदर के सामने सरेंडर करते हैं कि भाई जो तक्षशिला राज्य है ना, तो ये आपके सामने आत्मसमर्पण करता है, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। ठीक है, और अपना राज्य किसके अधीन कर देता है? भाई सिकंदर के अधीन कर देता है अपना राज्य। राजा आंभी और शिशुगुप्त दोनों के दोनों मिलकर आत्मसमर्पण कर देते हैं, दोनों के दोनों सिकंदर के सामने सरेंडर कर देते हैं। अब सिकंदर की अगर बात करूं तो सिकंदर का पूरा जो कब्जा है ना, कब्जा वो सिंधु नदी से लेकर झेलम नदी के सब इलाके पर, यानी कि राजा आंभी के पूरे प्रदेश पर, इनकी पूरी टेरिटरी पर यहां पर यूनानियों का कब्जा हो गया। अब इसके बाद सिकंदर जो है वो आगे की ओर बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर कौन सी नदी आएगी? भाई झेलम रिवर आएगी। कहा जाता है कि उस समय बारिश का समय चल रहा था, झेलम नदी पे बहुत बाढ़ आई हुई थी। कहा जाता है कि सिकंदर ने इसकी परवाह नहीं की, है ना। कहा जाता है कि राजा पोरस को ऐसा लगता था कि सिकंदर को इस नदी को पार करने में अभी काफी हफ्ते लग जाएंगे, क्योंकि बारिश के समय में झेलम का पानी इतने जल्दी उतरने वाला नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं यह राजा पोरस की गलतफहमी मानी जाती है। सिकंदर ने रातों रात अपनी सेना के साथ में, कहा जाता है कि इस पूरी नदी को पार कर लिया, और नदी को पार करके फिर सवेरे सुबह के टाइम पे जो है इनके बीच में, यानी कि राजा पोरस के बीच में और सिकंदर के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, अब जैसा कि झेलम की अगर मैं बात करूं तो झेलम को यूनानी ग्रंथों में अगर हम बात करें तो वितस्ता के नाम से या हाइडस पीच के नाम से जाना जाता है। तो झेलम नदी के किनारे 326 बीसी में यह युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध को झेलम नदी का युद्ध या हाइडस पीच के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। चलिए, अगर मैं यहां पर देखूं 326 बीसी को यह युद्ध होता है। कब होता है भाई? 326 बीसी को यह युद्ध होता है। 326 बीसी को युद्ध होता है। इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध, इस युद्ध को वितस्ता, है ना, झेलम या हाइडस पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं इस युद्ध में, तो इस युद्ध में एक तरफ सिकंदर की सेना रहती है और दूसरी तरफ पोरस की सेना रहती है। इस युद्ध में सिकंदर का साथ शशिगुप्त, जैसा कि हमने देखा शशिगुप्त, और हमने देखा कि भाई आंभी, इनकी सेना ने साथ दिया था सिकंदर का। एक तरह से देखा जाए तो भारत की तरफ से ये गद्दार ही मिले थे। ठीक है, साथ दिया था। तो राजा पोरस के साथ में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध की अगर मैं बात करूं तो विक्ट्री किसको मिली थी? भाई सिकंदर को यहां पर विक्ट्री मिल गई थी। यानी कि अगर मैं बात करता हूं सिकंदर की, तो सिकंदर ने लगभग यहां पर चेनाब नदी तक का पूरा इलाका जो है ना, चेनाब नदी का तक का जो पूरा इलाका है, इसको कैप्चर कर लिया था सिकंदर। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि सिकंदर के साथ जब राजा पोरस का युद्ध चल रहा था, तो अब तक सिकंदर ने आरबेला का युद्ध हो या फिर जितने भी युद्ध छोटी छोटी टेरिटरी को जीतता हुआ और भारत की तरफ बढ़ता हुआ जब सिकंदर आया, तो इस पूरे जो है पीरियड में अगर मैं बात करूं, सिकंदर का कभी भी इतनी बहादुर सेना के साथ में सामना नहीं हुआ, है ना। कहा जाता है कि राजा पोरस के साथ जब युद्ध चल रहा था, तो सिकंदर कहा जाता है कि हारते हारते इस युद्ध को बचा था। ठीक है, तो इसीलिए जब राजा पोरस, जब दोनों के बीच में युद्ध होता है, जब राजा पोरस की हार होती है, तो एक बड़ा ही प्रसिद्ध जो है स्टेटमेंट हमको यहां पर देखने मिलता है। एक कहानी एक हमको देखने मिलती है कि सिकंदर राजा पोरस से पूछता है कि आप तो हार गए हो, बताओ आपके साथ में किस तरह का व्यवहार किया जाए, कैसा सलूक किया जाए। तो राजा पोरस का एक फेमस स्टेटमेंट हमको देखने मिलता है
कि एक हारे हुए राजा से एक जीते हुए राजा को जैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा बर्ताव करना चाहिए, आप हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें। ठीक, तो इस बात से कहा जाता है कि सिकंदर काफी इंप्रेस हुआ था और पोरस को उसका साम्राज्य सम्मान के साथ में वापस कर दिया था। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी देखने मिलती है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जो ये युद्ध हुआ था 326 बीसी में, जिसको वितस्ता झेलम हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से जाना जाता है, इस युद्ध को जीत लिया किसने? सिकंदर ने जीत लिया। अब जब सिकंदर ने इस युद्ध को जीता तो सिकंदर अब आगे बढ़ेगा। तो देखिए सिकंदर आगे बढ़ता है, सिकंदर चेनाब रिवर को पार करता है और चेनाब रिवर को जब पार करके वो आगे बढ़ता है तो छोटे छोटे गणराज्य जंगलों में मिलते हैं, जंगलों में छोटे छोटे गणराज्य मिलते हैं, छोटे छोटे रिपब्लिक मिलते हैं। जैसे शिवी हो गया, मालव हो गया, शूद्रक है, अगसलोई है, अश्मक है, पोटल है, ये सारे गणराज्य हमको दिखाई देते हैं। इसमें कुछ जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर कुछ घटनाएं मिली है, तो उनकी हम यहां पर चर्चा करें। जैसे अगर मैं मालव की बात करता हूं, मालव, तो यहां पर आप देख सकते हैं मालव की अगर बात करें, मालव की, तो मालव में कहा जाता है कि सिकंदर, मालव में कहा जाता है कि सिकंदर पहली बार घायल हुआ था, घायल हुआ था। कहा जाता है कि सिकंदर की सेना जब मालव गणराज्य से होते हुए जा रही थी तो मालव गणराज्य के लोगों ने जो है सिकंदर के ऊपर अटैक किया काफी बहादुरी से, और कहा जाता है कि एक भाला जो है सिकंदर की भुजाओं पे, यानी कि सिकंदर के कंधे पर आकर लगा, है ना, तो सिकंदर यहां पर काफी ज्यादा घायल हो गया। तो सिकंदर को कहा जाता है कि इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि सिकंदर ने यहां पर भारी नरसंहार किया। तो कहा जाता है इस मालव गणराज्य की अगर अपन बात करेंगे तो सिकंदर ने यहां पर क्या किया भाई? नरसंहार किया था, नरसंहार। नरसंहार का मतलब अगर मैं बात करूं, ना तो पुरुषों को छोड़ा, ना तो महिलाओं को छोड़ा, और ना ही बच्चों को छोड़ा। सिकंदर गुस्से से काफी तिलमिला गया था। सिकंदर ने जो सामने आया, जो सामने मिला, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, इसके बाद अगला जो हम देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट हम यहां पर देखेंगे भाई, किसके बारे में हम देखेंगे भाई? आगसलोई के बारे में देखेंगे, आगसलोई। तो अगर मैं बात करता हूं आगसलोई की, अगर मैं बात करता हूं आगसलोई की, आगसलोई, तो आगसलोई में भी एक काफी इंपॉर्टेंट वाक्य हमको देखने मिलता है कि जब सिकंदर की सेना आगसलोई की तरफ बढ़ी तो कहा जाता है कि सिकंदर के कारण, सिकंदर की सेना के कारण जो है वहां की महिलाओं ने जौहर कर लिया, यानी कि आग में कूदकर जान दे दी वहां की महिलाओं ने। तो यहां पर हमको जौहर प्रथा हमको देखने मिलती है कि यहां पर देखते हैं महिलाएं जो हैं, महिलाएं आग में कूद गई, महिलाएं आग में कूदी, महिलाएं आग में कूद गई। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट हमको देखने मिलता है भाई अश्मक, अश्मक। तो अश्मक में क्या होता है आप देखिए, अश्मक की अगर मैं बात करूं तो अश्मक, जब सिकंदर अश्मक गणराज्य जब पहुंचा तो कहा जाता है अश्मक गणराज्य में कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी युद्ध में पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले तो पुरुष लड़ रहे थे, लेकिन पुरुषों के साथ में महिलाओं ने भी कदम पे कदम मिलाया और जो है सिकंदर के साथ में युद्ध किया। तो आप यहां पर आप देखोगे पुरुषों और महिलाओं ने, याद रखना, महिलाओं ने, दोनों ने साथ में जो है सिकंदर की सेना का यहां पर सामना किया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इवेंट हमको मिलता है कहां पर? पोटल पे। अगर मैं बात करूं ये पोटल कहां पर है, तो पोटल आप याद रखना व्यास रिवर के किनारे था पोटल, है ना। जब सिकंदर की सेना, कहा जाता है कि जब सिकंदर की सेना इस व्यास रिवर के पास पहुंचती है, कहां पर पहुंचती है प्यारे बच्चों? इस व्यास रिवर के पास जब पहुंचती है तो व्यास रिवर के पास पहुंचकर कहा जाता है कि कई अलग अलग किताबों में कई बहुत सारी थ्योरी यहां पर लिखने को मिली है। जैसे कहा जाता है कि 10 सालों से सिकंदर की जो सेना है वो लगातार युद्ध करते आ रही है और अपने घरों से बाहर है। तो इतना लंबा समय हो गया जो है बाहर निकले लोगों, सिकंदर की सेना को बाहर निकले। अब उनको अपने जो है परिवारजनों की, है ना, अपने परिवार की याद आ रही थी। तो उन्होंने निवेदन किया सिकंदर से कि अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। कई चीजें हमको ये भी मिलती है कि किताबों में हमको ये मिलती है कि व्यास नदी के इस पार अगर सिकंदर की सेना बढ़ती है तो व्यास नदी के इस पार एक भारत का सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य है, जो कि मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, जहां पर धनानंद जो है, जहां का रूलर गद्दी पर बैठा हुआ था, एक नई ऊर्जा के साथ एक विशाल साम्राज्य की सेना इनका सामना कर रही है। और अगर सिकंदर की सेना की बात करें तो सिकंदर की सेना कई सालों से लगातार युद्ध पे है, जिस कारण से सिकंदर की सेना काफी थक गई है ना, और अब उनके पास में इतनी विशाल सेना का सामना करने की हिम्मत उतनी बची नहीं। इस कारण से सिकंदर की सेना ने निवेदन किया सिकंदर से कि अब हमें यहां से वापस चले जाना चाहिए। तो सिकंदर अब यहां पर अपनी सेना की बात मानते हुए सिकंदर यहां से वापस जाने का डिसीजन लेता है, वापस जाने का निर्णय लेता है।
ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सिकंदर जब यहां से वापस जाने का निर्णय लेता है तो टोटल अगर देखा जाए कि सिकंदर जो है भारत में, यहां व्यास नदी तक का पूरा इलाका हम देखें कि सिकंदर आखिरकार भारत में कितने महीने रहा, तो आप याद रखना टोटल जब 326 बीसी में जब वो युद्ध करता है ना, राजा पोरस के साथ में, राजा आंभी को आत्मसमर्पण करवाता है, पोरस के साथ में युद्ध करता है, इन गणराज्यों को हराता है और व्यास नदी तक पहुंचता है। टोटल सिकंदर को यहां पर 19 महीने हो चुके थे। कितने महीने भाई? 19 माह हो चुके थे, 19 महीने। यानी सिकंदर भारत में टोटल कितने महीने रहा, तो आप याद रखिएगा 19 महीने सिकंदर भारत में रहा। और 19 महीने रहने के बाद अब वो जो है रिटर्न अपने एम्पायर यानी कि ग्रीक एम्पायर की तरफ वो वापस लौटता है। तो आप देखेंगे वापस लौटने के लिए वो व्यास रिवर से सीधा कहां पर पहुंचा, यहां पर समुद्र के किनारे मकरान तट पर पहुंचा। यहां पर मकरान बंदरगाह पड़ता है, मकरान तट पहुंचता है। यहां पर सिकंदर की आर्मी जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड होती है बेटा, ठीक है। एक तो जल सेना, एक जल सेना है ना, और एक आर्मी जो है थल मार्ग से थ्रू, है ना, कि थल मार्ग से वापस गई थी। कौन से? थल मार्ग से वापस गई थी। तो अगर मैं बात करूं जल सेना की, तो जल मार्ग का जो नेतृत्व किया था वो सिकंदर के एक कमांडर ने किया था जिसका नाम था निर्याकस। किसने किया था? निर्याकस ने किया था। और थल मार्ग का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद रखना क्रिटेरस ने किया था। किसने किया था? क्रिटेरस ने किया था, ठीक है। तो सिकंदर यहां से लौटता है वापस। जब सिकंदर यहां, आधी सेना जो है वो जल मार्ग से गई थी और सिकंदर के साथ में और कुछ आर्मी जो थी वो थल मार्ग से वापस गई थी। तो कहा जाता है कि सिकंदर जब थल मार्ग से वापस लौट रहा था तो वापस लौटते समय है ना, आप देखेंगे कि ईरान को पार करने के बाद जब इराक नाम की जगह पड़ती है, इराक है ना, इराक आप जानते ही होंगे इराक को, है ना, तो इराक पड़ता है। तो इराक के पास में एक जगह पड़ती है बेबीलोन। कौन सी जगह पड़ती है भाई? बेबीलोन नाम की जगह पड़ती है ना। तो बेबीलोन में सिकंदर की क्या हो जाती है? बेबीलोन में टाइफाइड के कारण, आप याद रखना टाइफाइड के कारण आप याद रखना टाइफाइड के कारण सिकंदर की, है ना, 323 बीसी में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। आप याद रखना क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है सिकंदर की। तो ये बात आप थोड़े से याद रखना है यहां पर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं कि सिकंदर का किस तरह से युद्ध हुआ है ना, सिकंदर ने किन गणराज्यों पर किस तरह से अटैक किया है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम यहां पर बात करते हैं कि सिकंदर का जब अटैक हुआ तो सिकंदर के अटैक के बाद हम देखते हैं कि भारत में सिकंदर के आक्रमण का यानी यूनानी आक्रमण का हमको क्या प्रभाव मिलता है। तो आप देखें भारत में यूनानी आक्रमण के बहुत सारे प्रभाव हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि सिकंदर काफी लंबा सफर तय करते हुए, है ना, ईरान होते हुए, फारस को पूरा हराते हुए, है ना, विशाल ईरानियन एम्पायर को हराते हुए, अफगानिस्तान के रास्ते, है ना, और वर्तमान पाकिस्तान के रास्ते भारत की तरफ, उत्तर पश्चिमी सीमा से भारत की तरफ एंटर करता है। तो सिकंदर की सेना आती है और उसके बाद जब सिकंदर 19 महीने रहने के बाद जब भारत से वापस की ओर जाता है तो दो पार्ट में सेना डिवाइड हो जाती है, एक जल मार्ग और एक थल मार्ग। तो अगर हम थल मार्ग की बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? थल मार्ग की बात करते हैं। तो थल मार्ग से आधी सेना जाती है, आधी जल मार्ग। तो हमको कहीं ना कहीं भारत को, है ना, जानकारी प्राप्त होती है किसके बारे में भाई? जानकारी हमको व्यापारिक मार्गों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ना। सिकंदर के आक्रमण का जो रूट था उससे हमें कहीं ना कहीं व्यापारिक मार्ग की जानकारी प्राप्त होती है, चाहे जलमार्ग हो या फिर थल मार्ग हो। सिकंदर के आने के बाद से सिक्वेंशियली यानी कि क्रमागत इतिहास की शुरुआत होती है, ठीक है। गांधार शैली का विकास होता है क्योंकि सिकंदर आया, भारत में 19 महीने रहा और भारत में अपने साम्राज्य का बंटवारा करके, है ना, अपने कमांडर्स को अपने साम्राज्य का बंटवारा करके गया। यानी कि सिकंदर के जाने के बाद भी काफी लंबे समय तक भारत के आसपास के इलाकों पर यूनानी रहे, ठीक है। और भारत का जब कोई भारत के आसपास काफी लंबे समय तक रहता है तो भारत का कल्चर और यूनानी कल्चर दोनों आपस में आकर मिला और हमें एक नया कल्चर देखने को मिलता है ना, एक नई शैली हमको देखने को मिलती है जिसे हम गांधार शैली कहते हैं, ठीक है। और गांधार शैली की मैं बात करूं तो ये शैली जो है, ये आर्ट हमको मूर्तियों में दिखाई देता है। इसको हम हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक प्रभाव हमको दिखता है, नगरीकरण को बढ़ावा मिला क्योंकि जब सिकंदर आया तो अब देखो सिकंदर ने जब 19 महीने भारत में रहा तो झेलम नदी के किनारे एक निकैया नाम का शहर इसने बसाया था। निकैया क्योंकि सिकंदर ने राजा पोरस पर जीत पाई थी,
तो इस खुशी में उसने, जीत की याद में उसने निकैया नाम का, जिसको निकैया का मतलब होता है विजयनगर, जीत का नगर, है ना। तो आप देखो झेलम नदी के किनारे उसने निकैया नाम का नगर बसाया, और सिकंदर के प्रिय घोड़े, कुछ समय बाद सिकंदर के प्रिय घोड़े की डेथ भी वही हो गई थी, झेलम नदी के किनारे। तो अपने प्रिय घोड़े बुकैफला के नाम पर उसने एक शहर और बसाया जिसका नाम था बुकैफला। ठीक है। इंडस रिवर के किनारे, सिंधु नदी के किनारे उसने सिकंदरिया नाम का एक शहर बसाया। और जब वो वापस जा रहा था तो वापस जाते समय आप देखोगे कि कहीं ना कहीं नील नदी के किनारे उसने जो है अलेक्जेंड्रिया नाम का एक शहर बसाया। अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर उसने नील नदी के किनारे बसाया था। ठीक है। सप्ताह के 7 दिनों की शुरुआत जो होती है वो यूनानियों के आने के बाद से ही शुरू होती है। तो ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर था जिसमें आपको जानकारी मिली कि किस तरह से भारत में ईरानियों ने अटैक किया और किस तरह से यूनानियों ने अटैक किया। और यहां पर हमने सिकंदर के बारे में जाना कि सिकंदर द ग्रेट किसे जो है, सिकंदर को सिकंदर द ग्रेट क्यों कहते हैं। एक छोटा सा वाक्य मैं यहां पर बताना चाहूंगा। जब सिकंदर मर रहा था, है ना, 323 बीसी, जैसा मैंने बेबीलोन में बताया था, एक सुंदर सा वाक्य हमको देखने मिलता है कि सिकंदर जब मर रहा था तो सिकंदर ने मरने के पहले, क्योंकि उसको बीमारी हो गई थी, टाइफाइड हो गया था, तो उसने इसके पहले कहा था कि जब मैं मर जाऊं, अपने सैनिकों से कहा था जब मैं मर जाऊं तो मुझे जब कब्र में दफनाया जाए तो मेरे हाथों को खुला रखा जाए, मेरे हाथों को खुला रखा जाए। तो जब उनके सैनिकों ने पूछा कि ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं, तो उसने बोला कि मेरे हाथों को खुला रखा जाए ताकि दुनिया को यह मैसेज जाए कि इतना बड़ा एम्पायर जीतने के बाद, पूरे विश्व विजय करने के बाद भी जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसका हाथ खाली होता है। यह मैं मैसेज देना चाहता हूं दुनिया को। तो सिकंदर ने इतना सुंदर सा ये मैसेज दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक काफी बेहतर तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए, तो हम समय के साथ आगे किसी और टॉपिक पर आपके साथ में बातचीत करेंगे। चलिए, आज के लिए मैं यहीं पर आपसे विदाई लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।